हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। देखो टॉपिक चल रहा है मेटलर्जी। मैं आपको एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन बता चुका हूँ, कॉपर का एक्सट्रैक्शन बता चुका हूँ और आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि हम किस तरीके से आयरन का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि आयरन का एक्सट्रैक्शन किस तरीके से किया जाता है। देखो बात करें अगर आयरन की, तो आयरन कभी भी अपन को मुक्त अवस्था में नहीं मिलता, फ्री फॉर्म में नहीं मिलता। हमेशा ये किसी न किसी अपने जो है सॉरी हमेशा क्या करता है, इसके कई सारे खनिज होते हैं, किसी के साथ संयुक्त अवस्था में ये पाया जाता है। तो क्या होता है, अगर बात करें हम इसके खनिज की, तो इसके बहुत सारे खनिज होते हैं। सबसे पहले जो अपना मेन होता है वो होता है हेमेटाइट, जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3। फिर आपका होता है मैग्नेटाइट, जिसको हम बोलते हैं Fe3O4। फिर आपका होता है लिमोनाइट Fe2O3.3H2O। फिर होता है आपका आयरन पायराइट FeS2। ये सारे इसके क्या होते हैं, ओर होते हैं आयरन के। तो हम जिस ओर से क्या करने वाले हैं, अपना एक्सट्रैक्शन करने वाले, वो है अपना Fe2O3 हेमेटाइट। वैसे इसका हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, इन सभी से ही क्या होता है, इनका जो है एक्सट्रैक्शन होता है। तो हम किससे करने जा रहे हैं, Fe2O3 के साथ। तो सबसे पहले क्या क्या करना होगा हमें, पहले तो वही बेसिक से स्टेप जो क्या होते हैं अपने मेटलर्जी करने के लिए किसी का भी सबसे पहले क्या करना पड़ता है, ओर का पाउडर बनाना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम Fe2O3 को लेंगे और इसका क्या बना देंगे, एक पाउडर, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करके इसको पाउडर के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। सेकंड स्टेप क्या होता है, हमें कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। तो कॉन्सेंट्रेट किस मेथड द्वारा करेंगे हम, आप लोग बताइए। जैसे आयरन का ओर है तो आयरन की डेंसिटी भी क्या होती है, इम्प्योरिटी की तुलना में ज़्यादा होती है। तो या तो हम इसका ग्रेविटी सेपरेशन द्वारा हम इसका जो है कॉन्सेंट्रेशन कर सकते हैं, या फिर मैग्नेटिक सेपरेशन द्वारा हम इसका कॉन्सेंट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और आपको नहीं पता कि ग्रेविटी सेपरेशन क्या होता है और मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है, तो आप लोग पहले इसी मतलब जो है इस प्लेलिस्ट में जाइए आप, मेटलर्जी वाली में 6 यूनिट मेटलर्जी जो है प्लेलिस्ट का नाम है, और उसमें जाके आप सर्च कीजिए कि किस तरीके से कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स का एक फोल्डर बना हुआ है, एक वीडियो बना हुआ है, वो आप देख लीजिए ताकि आपको ये समझ में आ जाए। ठीक है, तो सबसे हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक सेपरेशन द्वारा या फिर ग्रेविटी सेपरेशन द्वारा हम इसका क्या कर लेंगे, अपन कॉन्सेंट्रेशन कर लेंगे। अब बात आती है कि हम करेंगे इसका ऑक्सीडेशन। आप बताओ ऑक्सीडेशन में क्या बताया था, 2 तरीके से हो सकता है। कौन कौन से 2 तरीके, या तो हम कैल्सिनेशन से कर सकते हैं या फिर रोस्टिंग से। और मैंने आपको ये भी बताया था कि कब कैल्सिनेशन करनी है और कब रोस्टिंग करनी है। तो शायद आपको याद हो, जब अपने ओर में ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो हमें करना है कैल्सिनेशन, और यदि ओर में ऑलरेडी ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है तो करना है हमें जो है रोस्टिंग। तो बताओ Fe2O3 में ऑलरेडी क्या है, ऑक्सीजन है, तो हम क्या करेंगे, कैल्सिनेशन करेंगे। और कैल्सिनेशन करने पर क्या होगा, देखो कैल्सिनेशन करने पर क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि मॉइस्चर वगैरह जो होती है वो मॉइस्चर वगैरह हट जाती है, नमी वगैरह जितनी भी होती है वो नमी क्या हो जाती, दूर हो जाती है। सल्फर वगैरह की अगर इम्प्योरिटी होगी तो वो किसके रूप में उड़ जाएगी, SO2 के रूप में निकल जाएगी। आर्सेनिक की अगर इम्प्योरिटी होगी तो क्या होगी, AH2O3 के रूप में बाहर निकल जाएगी, वोलेटाइल कंपाउंड होते निकल जाएगी। एंटीमनी की अगर इम्प्योरिटी होगी तो क्या होगा, Sb2O3 के रूप में बाहर निकल जाएगी, है ना। और यदि इसमें थोड़ा बहुत भी अगर जो है कार्बोनेट होगा, अगर हल्की फुल्की कार्बोनेट और की भी मात्रा होगी तो ये भी क्या होगी, ऑक्सीडाइज होकर बदल जाएगी FeO प्लस CO2 में। और जो FeO है फिर FeO फिर से ऑक्सीडाइज होकर बना लेगा अपना Fe2O3। तो Fe2O3 अपन को मिल गया, लेकिन ये कैसा है, प्योर Fe2O3 है। अब इसमें इम्प्योरिटी कम है। ठीक है, तो अपन को और इस तरीके से हमने कैल्सिनेशन कर ली, रोस्टिंग कर ली, जो भी करना था अपन को अपने कर लिया, ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप आता है अपना स्मेल्टिंग। बताओ स्मेल्टिंग के लिए हम क्या करते हैं, स्मेल्टिंग के लिए हम यूज़ करते हैं ब्लास्ट फर्नेस। किसका, ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस में अगर आपको बताऊं कुछ इस तरीके से हम लोग बना लेते हैं रफ स्टाइल में। अभी बहुत ज़्यादा मैं फेयर नहीं बना रहा हूँ, आपको समझाने के लिए थोड़ा बहुत इस तरीके से हम ब्लास्ट फर्नेस एक छोटी सी बना लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से देखो, मेरी आर्ट में पहले भी बता चुका हूँ कई वीडियो में कि अच्छी नहीं है, जैसी बनी मैंने आपको बना के बता दी। तो कुछ ऐसा होता है इस तरीके से कि ऊपर से नैरो होता है, फिर वाइड, फिर नैरो होता जाता है, और ये आपका एक एक्सिट होता है, तो इसको बोलते हैं हम स्लैग एक्सिट।
ठीक है, यानी यहाँ से स्लैग निकलता है, स्लैग यानी धातुमल निकलता है। और एक यहाँ पर एक होल होता है, एक निकास द्वार होता है, ये कहलाता है अपना गलित धातु, मतलब यहाँ से मोल्टन जो मेटल है वो निकलता है इस तरीके से। तो जितनी भी धातुमल होती है, धातुमल तो क्या होता है, मोल्टन लिक्विड मतलब मेटल के ऊपर तैरता है तो यहाँ से निकल आएगा, और बाकी जो गलित धातु है उसको अपन यहाँ से निकालते हैं। ये जो ब्लास्ट फर्नेस होती है काफ़ी ऊंची होती है, लगभग 25 से 60 मीटर भी ऊंची होती है, कई सारी चिमनी टाइप की ऊंची। और इस टेम्परेचर यहाँ लगभग 2100 के आसपास टेम्परेचर होता है, यहाँ लगभग 1500 के आसपास। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं इसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, कमता चला जाता है। ठीक है ना, ये 2100 फिर 1500 फिर 1200 फिर 800 फिर 250, इस तरीके से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कमता चला जाता है। ठीक है ना, ऊपर ये व्यवस्था होती है घान डालने की। घान मतलब घान में क्या, हम स्मेल्टिंग में क्या करते हैं, स्मेल्टिंग में हम अपना ओर डालते हैं, ओर के साथ क्या डालते हैं, कोक डालते हैं, और कोक के साथ हम क्या डालते हैं, फ्लक्स डालते हैं। तो ओर तो अपना वही Fe2O3 हो गया, कोक यानी कार्बन, और फ्लक्स हम यहाँ पर लेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि यहाँ पर सिलिका वगैरह की इम्प्योरिटी होती है, तो हम अपना क्या लेंगे, बेसिक फ्लक्स लेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट हमने यहाँ पर लिया। अब देखो इसमें जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस के हिसाब से अपनी जो इस प्रोसेस को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन कौन से वो 4 पार्ट होते हैं, नंबर पहला होता है अपना कौन सा, अपना सबसे पहला होता है यहाँ पर कंबस्शन जोन। कौन सा, कंबस्शन जोन, लगभग जहाँ सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है ये कंबस्शन जोन। कंबस्शन जोन का मतलब होता है दहन खंड, यहाँ दहन होता है। फिर थोड़ा सा ऊपर जाते हैं बीच में, यहाँ होता है अपना फ्यूजन जोन। फ्यूजन जोन का मतलब गलन खंड। गलन खंड का मतलब क्या होता है, यहाँ पर धातु क्या होती है, गलती है। फिर थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं तो होता है स्लैग फॉर्मेशन जोन। स्लैग फॉर्मेशन जोन का मतलब यहाँ पर धातुमल बनता है। और फिर सबसे और ऊपर जाते हैं तो वो होता है रिडक्शन जोन, मतलब वहाँ अपचयन होता है। तो समझते हैं कि करके, सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, बात करें हम कंबस्शन जोन की, तो कंबस्शन जोन में क्या होता है, हमने ये पूरा मिश्रण यहाँ से डाला तो यहाँ ऊपर से जो भी कार्बन आया, ठीक है, ये कार्बन क्या करेगा, ये कार्बन इस ऑक्सीजन, यहाँ एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, यहाँ पर इस तरीके से 2 ट्वियर लगे होते हैं। ट्वियर मतलब इनसे हॉट एयर जो है पास की जाती है भट्टी के अंदर। इस तरीके से इनको दबाते हैं तो भट्टी के अंदर गर्म हवा का झोंका जो है अंदर जाता है। तो क्या होगा, यहाँ पर ये जो कार्बन आया ऊपर से वो इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाता है, CO2 प्लस हीट। ये रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक होती है, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हीट निकलती है। और ये बहुत ज़्यादा हीट निकलने की वजह से ये जो ऊपर और मतलब जो कार्बन है, ठीक है, ये जो ऊपर कार्बन है, मतलब सॉरी, ये जो CO2 गैस निकली, CO2 गैस और ये कार्बन, ये दोनों रिएक्शन करके क्या करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, तो ये रिएक्शन होगी किसमें, ये होता है दोनों चीज अपनी किसमें, ये होता है कंबस्शन जोन में। ठीक है, फिर आता है कंबस्शन जोन के ऊपर मैंने क्या बताया आपको, फ्यूजन जोन, यानी क्या होता है, गलन खंड। गलन में क्या होता है, गलने लगती है। ठीक है, धातु क्या होती है यहाँ पर, गलने लगती है। मतलब ये जो अपना आयरन ओर है और को कार्बन का मिक्सचर जो है, ये पूरा मिक्सचर यहाँ पर क्या होने लगता है, गलने लगता है। और जैसे जैसे गलता है तो यहाँ पर गलित धातु सबसे पहले नीचे इकट्ठा जमा होना स्टार्ट हो जाती है। धीरे धीरे जो है धातु नीचे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाती है। फिर आता है तीसरा स्लैग फॉर्मेशन जोन। स्लैग फॉर्मेशन जोन में क्या होगा, स्लैग फॉर्मेशन जोन में आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट पहले अपघटित हो जाएगा किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, ठीक है, इसके बाद क्या होता है आपका कि ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, ये कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें जो इम्प्योरिटी होती है SiO2, इसके साथ मिलके क्या बनाता है, CaSiO3। ठीक है, यानी कि कैल्शियम सिलिकेट, जो कि क्या होता है, स्लैग। स्लैग यहाँ पर तैरता है, इसको अपन बाहर निकाल लेते हैं। फिर अब मैं आपको नेक्स्ट 2 और बता रहा, इसके जो खंड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। यहाँ से अपन ने निकाल लिया फ्यूजन जोन। इसके बाद क्या होगा, थोड़ा सा और ऊपर पहुँचे, अब आगे अपना कौन सा, 3 जोन मैंने आपको बता दिए, एक और बचा आपका कौन सा, रिडक्शन जोन। यानी रिडक्शन जोन में कि यहाँ से जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकली ऊपर, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो ऊपर निकली वो अपने ओर से रिएक्शन करेगी, Fe2O3 के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्शन करके क्या बनाएगी, Fe3O4 प्लस CO2। मैं बैलेंस नहीं कर रहा, ध्यान रखना। फिर ये जो Fe3O4 है ये भी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलकर क्या बनाएगा, FeO बनाएगा, साथ में CO2। और ये जो FeO है
ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके बना लेगा Fe प्लस CO2, बैलेंस नहीं की मैंने भी। इन तीनों रिएक्शंस को आप एक रिएक्शन में भी लिख सकते हो डायरेक्ट इस तरीके से कि Fe2O3 कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलके बनाता है Fe प्लस साथ में CO2। बैलेंस आप अपने हिसाब से कर लेना, तो ये बैलेंस हो जाएगी। और क्या, तो ये कहलाता है अपना, इस तरीके से हम कर सकते हैं क्या, अपने आयरन का एक्सट्रैक्शन। ठीक है, अब होता क्या है कि यहाँ से अपनी जो आयरन निकलती है उसको कच्चा लोहा बोलते हैं, कच्चा लोहा, पिग आयरन जिसको बोला जाता है। और इस तरीके से उससे अपन ढलवा लोहा भी बना सकते हैं, पेटवा लोहा भी बना सकते हैं। ये क्या होता है ढलवा लोहा और पेटवा लोहा, मैं आपको उसकी नेक्स्ट वीडियो में जानकारी दूंगा। ठीक है, ठीक है, मैंने आपको मेन और बता दिए। आपके लिए आज का होमवर्क है ये कि जिंक का रिडक्शन किस तरीके से, जिंक का एक्सट्रैक्शन किस तरीके से किया जाता है, ये आप घर से जरूर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।